दोस्तों टेक गुरु महेश्वरी चैनल में मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग फिजिक्स में मोशन एंड फ्रिक्शन से रिलेटेड 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस है वो सभी प्रकार की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अपरेंट वेट ऑफ द पर्सन व्हेन द एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स। मीन्स दैट जब आपका एलिवेटर होता है वो डाउनवर्ड के साइड में जाता है, जब अर्थ के साइड में जाता है तो जो आपका अपरेंट वेट होता है वह क्या होता है? इक्वल टू द एक्चुअल वेट, ग्रेटर देन द एक्चुअल वेट, लेस देन द एक्चुअल वेट या जीरो। तो दोस्तों जैसे ही हम अर्थ के साइड में जाते हैं तो उस समय हमारा जो एक्चुअल वेट होता है वह कम होता चला जाता है और जैसे हम अर्थ से दूर जाते हैं तो हमारा जो एक्चुअल वेट होता है वो बढ़ता चला जाता है। तो हम डाउनवर्ड साइड में जा रहे हैं इसलिए हमारा जो एक्चुअल वेट होगा दोस्तों वह आपका लेस हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, द फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट आर कॉल्ड एज। एक पॉइंट पे यदि फोर्स लगता है तो उसे कौन सा फोर्स कहते हैं? कोलिनियर फोर्स कहते हैं, कोप्लेनर फोर्स कहते हैं या कॉन्करेंट फोर्स कहते हैं या यूनिट फोर्स कहते हैं। तो यदि दोस्तों एक पॉइंट पे फोर्स लगता है तो उस फोर्स को हम लोग कॉन्करेंट फोर्स के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा कॉन्करेंट फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर ए शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड एज। एक बॉडी पे शॉर्ट टाइम के लिए जो फोर्स लगता है उसे कौन सा फोर्स कहते हैं? एवरेज फोर्स, मोमेंटम, इम्पल्स या टेंशन। तो दोस्तों यहाँ पे एक शॉर्ट टाइम के लिए जो कोई भी फोर्स लगता है किसी बॉडी के ऊपर तो उसे दोस्तों हम इम्पल्स फोर्स कहते हैं। एक क्षण भर का फोर्स होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशंस अप्लाई टू विच ऑफ दीज फोर्सेस। मतलब जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वह किन फोर्स के अकॉर्डिंग अप्लाई होता है? ग्रेविटेशनल के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रिक के अकॉर्डिंग, मैग्नेटिक के अकॉर्डिंग या ऑल ऑफ द अबोव के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों जो न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है मोशन का वो हर प्रकार की चीज पे अप्लाई है, हर प्रकार के फोर्स पे अप्लाई होता है। तो दोस्तों यहाँ का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज नोन एज। मतलब बॉडी अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चली जाती है, रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में चली जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? फोर्स, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट या इनर्शिया। तो दोस्तों उस चीज को अगर बॉडी एक रेस्ट में है या मोशन में है तो उस चीज को दोस्तों हम कहते हैं इनर्शिया, उसको इनर्शिया के नाम से जानते हैं उस समय। तो दोस्तों इसका आंसर आपका इनर्शिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज द कोज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का रीजन क्या है? कोज क्या हो सकता है? रफनेस ऑफ ए सरफेस इन कॉन्ट्रैक्ट, फोर्स ऑफ एडेंशन बिटवीन द मोलिक्यूल्स ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबोव। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो दोनों ऑप्शंस है, रफनेस ऑफ सरफेस और दूसरा है फोर्स बिटवीन एडेंशन बिटवीन द मोलिक्यूल्स ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, तो दोनों ही रीजन आपकी फ्रैक्शन के रीजन हो सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बोथ ए एंड बी, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, उसके बीच में रिलेशन क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन इज स्लाइटली ग्रेटर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, kinetic friction is slightly less than the limiting friction, kinetic friction is equal to the limiting friction या no relationship। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जो काइनेटिक फ्रैक्शन होता है वो हमेशा लिमिटिंग फ्रैक्शन से थोड़ा सा कम होता है, तो इसलिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, when one body is actually moving over the surface of the other body, the friction is known as। मतलब जब एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी रख दी जाती है, एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट रख दिया जाता है और फिर वो मूविंग करता है तो उस समय कौन सा फ्रिक्शन काम करता है? काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन या नेगेटिव फ्रिक्शन। तो दोस्तों जब एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी होती है मूविंग कर रही होती है तो जो मूविंग करती है उस समय दोस्तों आपका काइनेटिक फ्रिक्शन काम करता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, टोटल एरिया ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, मटेरियल ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट या ऑल ऑफ द अबोव। तो दोस्तों आपका जो क्वेश्चन था कि द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन डज नॉट डिपेंड, जो लिमिटिंग फ्रैक्शन होता है उसका कोफिशिएंट होता है वो किस पे डिपेंड नहीं होता है। तो दोस्तों
यहाँ पे जो टोटल एरिया होता है आपका कॉन्टैक्ट का, उस पर वो डिपेंड नहीं करता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा टोटल एरिया ऑफ कोएफिशिएंट इन कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कम करने का मेथड कौन सा नहीं है? बाय लुब्रिकेशंस, बाय पॉलिशिंग, थ्रोइंग सैंड ऑन द ग्राउंड या नन ऑफ द अबोव। दोस्तों यहाँ पे जो दोनों ऑप्शन है लुब्रिकेशन और पॉलिशिंग, उससे तो फ्रैक्शन कम होता है, बट यदि ग्राउंड पे आपने सैंड फेंक दी तो उससे फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी यूनिफॉर्मली इन ए सर्कल। एक सर्किल में रेगुलर मूव करने के लिए कौन सा फोर्स काम करता है? किसी भी बॉडी को सर्कल में मूव करने के लिए कौन सा फ्रैक्शन काम करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, काइनेटिक फोर्स या नन ऑफ द अबोव। तो दोस्तों मूविंग करते टाइम पे आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वह काम करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल के अंदर मूव करवाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होते हैं और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होते हैं वो किस तरीके के फोर्स होते हैं, उनमें क्या रिलेशन होता है? पहला है इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड हैव सेम डायरेक्शन, अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड हैव सेम डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड हैव अपोजिट डायरेक्शन, अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड हैव अपोजिट डायरेक्शन। तो दोस्तों जो आपके दोनों फोर्स होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है और आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ये जो दोनों के दोनों फोर्स होते हैं वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होते हैं, बट उनकी जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है, जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट आपका सर्कल के अंदर मूव करता है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, व्हाट इज द रेट ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय वन डाइन फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम। मतलब 1 ग्राम मास की कोई बॉडी है, उस पर 1 डाइन फोर्स लगा रहे हैं, तो रेट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों अगर हम 1 ग्राम मास पे 1 डाइन फोर्स लगाते हैं तो हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो हमारा लगभग 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये आपका सी आंसर हो जाएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द न्यूटन्स थर्ड लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन। न्यूटन का थर्ड लॉ कहाँ कहाँ पे काम करता है? बॉडीज आर एट द रेस्ट, बॉडीज आर इन द मोशन, बॉडीज आर इन द एयर, बॉडीज आर एट रेस्ट और इन मोशंस। तो दोस्तों जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ है हर बॉडी पे काम करता है, चाहे वो आपकी रेस्ट में हो या मोशन में हो। तो दोस्तों इसका डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, द अपीरेंट वेट ऑफ द बॉडी बिकम्स जीरो इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इन द एलिवेटर? During free fall of the body under gravity, when elevator is accelerating downwards, when elevator is at rest, when elevator is accelerating upwards। तो दोस्तों आपको जो बॉडी का वेट होगा वो जीरो कब होगा? जब आपकी बॉडी ग्रेविटी के अंदर फ्री फॉल होगी, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं होगी, फ्री में गिरेगी, उस समय जो अपीरेंट वेट होता है वो आपका जीरो होगा। वो कब होगा? आपकी बॉडी फ्री गिरेगी। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ बॉडी अंडर ग्रेविटेशन। ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पे मोशन ऑफ फ्रिक्शन से रिलेटेड 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। दोस्तों ये 15 क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।